नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर 4 अगस्त ये पीछे का छूटा हुआ जो भी डिस्कशन है उसको पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये 4 अगस्त 2017 शुक्रवार का ये छूटा हुआ था। आपको पता है कि मुझे फीवर था, तो उसको हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 अगस्त का और डे बाई डे तो सीधा चल रहा है। 10 अगस्त का हम पहले ही शाम को डिस्कशन कर चुके हैं। आइए देख लेते हैं 4 अगस्त का। 4 अगस्त का एक आर्टिकल था। ये कांग्रेस में द्वारा जो गुजरात में राज्यसभा चुनाव हुए हैं उसमें नोटा विकल्प को शामिल करने की मांग की गई थी कि इसमें नोटा विकल्प को शामिल किया जाए। नोटा विकल्प के बारे में आप लोग जानते हैं, है ना? नन ऑफ द अबव, यानी कि इसमें से कोई नहीं एक विकल्प होता है। ये पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये विकल्प की बात इसमें की गई थी। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं कि राज्यसभा में जो चुनाव होता है कैसा होता है। तो राज्यसभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, है ना, के तहत चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी कि मत का मूल्य क्या होता है, एक ही होता है ना। और ऐसी स्थिति में नोटा का प्रथम वरीयता देने पर वोट निरस्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें वरीयता दिया जाता है, यानी कि एक ही स्थानांतरित किया जा सकता है मत मूल्य, लेकिन वरीयता 1 2 3 4 ऐसे दिया था। अब कोई अगर नोटा को फर्स्ट दे देगा तो यानी कि ये मत ही बेकार हो गया, है ना। तो ये नोटा निरस्त, ये क्या हो जाएगा, वोट निरस्त हो जाएगा। राज्यसभा में चुनाव में एमएलए पार्टी व्हिप के विपक्ष में मतदान कर सकते हैं। व्हिप जारी की जाती है पार्टी के द्वारा कि हमारे पार्टी के सदस्यों ऐसे व्हिप जारी कर दिए, तो यानी कि पार्टी के जो सदस्य होंगे वो जो पार्टी चाहेगी उसी को वोट देंगे। लेकिन ये जब बिल पास होता है कोई संविधान में, उसमें संसद में, तब तो विधानसभा में तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में ये विपक्ष में मतदान कर सकते हैं। ठीक है ना। इसीलिए देखिए क्या डिमांड करते हैं, अंतरात्मा की आवाज पे। ऐसी बात आती है ना, जैसे मीरा कुमार जी ने अब की बार कहा अंतरात्मा की आवाज पे वोट करिए। खैर लोगों ने किया भी, कैसे किया। तो ये कानून, इस पे कोई दल बदल का कानून नहीं लागू होता है, तब नोटा का क्या मतलब है ना। तो ये मुद्दा था, इतना ही। तो यहाँ कहीं भी उपयोग इसका पेपर 2 में हो सकता है। अगला एक आर्टिकल था एलपीजी के बारे में। एलपीजी के बारे में ये आर्टिकल है। एलपीजी पे इस समय देखिए खूब बार बार विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं कि एलपीजी का सरकार जो है दाम लगातार लिक्विड पेट्रोलियम गैस का बढ़ाती चली जा रही है। पेपर 3 के लिए, पेपर 3 के लिए, यूपीएससी के पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें सरकार द्वारा खत्म करने की घोषणा की गई कि धीरे धीरे अब सब्सिडी, हम एलपीजी पे सब्सिडी जो है उसको समाप्त कर देंगे। तो विरोध करने पर सरकार ने कहा कि ये हम खत्म नहीं, इसे युक्तिसंगत बना रहे हैं। पहले तो इन्होंने कहा कि खत्म कर रहे हैं, लेकिन जब विपक्षी दल विरोध करने लगे तो कह रहे हैं इसको हम युक्तिसंगत बना रहे हैं। धीरे धीरे बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर और सब्सिडी वाले सिलेंडर, आप देखिए तो इसमें दोनों बहुत अंतर नहीं रह गया। बिना सब्सिडी वाला 477 रुपए का है, और जो सब्सिडी वाला, और जो बिना सब्सिडी वाला है वो 524 रुपए का है ना। तो अब 477 और 524 में कितना अंतर रह गया, केवल 47 रुपए का देखिए अंतर रह गया है। और पहले सरकार ने बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में प्रतिमाह 2 रुपये बढ़ाने को कहा था, लेकिन अब ये क्या कर रही है, अब ये कह रही है 4 रुपये प्रतिमाह बढ़ाएंगे। और शुरू में देखा है तो बिना सब्सिडी वाला 1,000 का था, सब्सिडी वाला 450 का था, यानी कि 550 रुपये का अंतर आ रहा था इसमें। लेकिन अब क्या हो गया, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तब सरकार को जब ये 1,000 रुपये का सब्सिडी वाला और बिना सब्सिडी वाला 450 का था, तब सरकार को 1,00,000 करोड़ की सब्सिडी देनी पड़ती थी। लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गया, केवल 1/4 रह गया है, केवल अब 1/4 रह गए। तब सरकार ऐसा क्यों कर रही है। साथ ही एक तरफ देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतें भी कम है, काफी इस समय कम चल रही हैं, है ना। वेनेजुएला जैसे देश की स्थिति खराब है, जो तेल ऑयल बेस्ड इकोनॉमी थी, तेल आधारित अर्थव्यवस्थाएं थी। अब ऐसे में सरकार क्या कर रही है, तो सरकार का तर्क है कि हम राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना चाहते हैं। पर अभी 18 करोड़ लोग सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं, पर अगर तेल व गैस के दाम बढ़ते हैं तो लोग कैसे वहन करेंगे। अभी मतलब ये कह रहे हैं कि उठा रहे लाभ, लेकिन अगर तेल और गैस के दाम अचानक बढ़ जाएंगे तब कैसे करेंगे, ये सरकार का तर्क है। तो इसमें हम कुछ सुझाव दे सकते हैं, जो आर्टिकल में दिया है उस सुझाव के तौर पे हम इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें है कि सरकार को घटे हुए दाम का फायदा उठाकर राजकोषीय अनुशासन बनाना चाहिए। जो सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम घटा है उसका लाभ उठाए, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में दाम ना बढ़े। इसलिए पूरी मार्केट को विनियंत्रित कर देना चाहिए। मतलब क्या है कि सबके लिए, प्लेयर्स के लिए खोल देना चाहिए, जिससे जब कई प्लेयर्स आ जाएंगे, जैसे गिने चुने प्लेयर्स हैं भाई आपकी, जो गैस यूज करते हैं, इंडियन की यूज करते हैं या भारत की यूज करते हैं या कहीं कहीं थोड़ा बहुत प्रगति का है, इसके अलावा तो कोई यूज करते नहीं एचपी का। ठीक है। अब ये 3 4 5 लोग मिलके ही पूरा काम कर रहे हैं, 4 लोग मिलके। अगर इसको खोल दिया जाए, प्राइवेट प्लेयर बढ़ जाए बहुत सारी संख्या में,
एसआर आ जाए, रिलायंस आ जाए, तो क्या हो सकता है, दाम इनका घट सकता है। सरकार को अन्य विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए। तो हमेशा आप सुझाव ऐसा दीजिए, मतलब वो सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन सर कुछ तो आप देंगे ना, कुछ कंक्रीट होना चाहिए। अगला ये आर्टिकल देखते हैं, संसदीय बजट कार्यालय बनाने की मांग चल रही है ना। तो आइए देखते हैं, ये पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक। तो संसद द्वारा बजट पास होता है तथा क्रियान्वयन का परीक्षण, बजट और क्रियान्वयन का परीक्षण कौन करता है, समितियां करती हैं। अब ये समितियों के माध्यम से तो होता है, लेकिन संसद परीक्षण में पूरी तरह सक्षम नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? सरकार द्वारा मनमानी टैक्स नीति लागू कर दी जाती है, राजकोषीय घाटा ज्यादा हो जाता है, लोक संसाधनों का असमान वितरण हो जाता है, यानी कि आवंटन कहाँ होना है, जहां जरूरत पता चला इस क्षेत्र में है और हो गया इस क्षेत्र में, यानी कि इंडिया में अब पता चला जरूरत था इधर और ये आवंटन इधर कर दिया गया या इधर कर दिया गया। ठीक है, तो ये यानी कि जहां होना चाहिए वहां नहीं हो पाता है, असमान वितरण हो जाता है लोक संसाधनों का। और सांसद जागरूक नहीं है, लापरवाही करते हैं, डिबेट करते ही नहीं है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। जब चुनाव लड़ना होता है उसी समय वो जागृत होते हैं, उसके बाद वो सोया करते हैं, वहां भी बैठते हैं तब भी सोया करते हैं। इसलिए एक अलग बजट ऑफिस बनाने की जरूरत है, तो जो इन मुद्दों की स्वतंत्र समीक्षा कर सके, स्वतंत्रता से इनकी समीक्षा कर सके कि संसाधनों का आवंटन क्या हुआ, कितना खर्चा हुआ, कैसे हुआ, सही से हुआ कि नहीं हुआ। तो आज भारत तेजी से वृद्धि कर रहा है, परंतु कुछ समस्याएं बनी हैं, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, आप सब लोग जानते हैं। और बजट का अच्छी तरह से उपयोग अगर नहीं होगा तो ये समस्याएं बनी रहेंगी, और अगर अच्छे तरीके से उपयोग नहीं होगा तो इनसे हम लड़ नहीं पाएंगे। और बजट कार्यालय के मुख्य कार्य क्या हो, तो स्वतंत्र एवं वस्तुनिष्ठ आर्थिक अनुमान ये लगाएगा, बेस लाइन एस्टिमेट सर्वे करेगा, यानी बिल्कुल आधारभूत सर्वे करेगा, उसका एस्टिमेट निकालेगा कितना खर्चा होना है, क्या होना है, बजट प्रस्ताव की समीक्षा व विश्लेषण करेगा, और मध्यावधि से लेकर दीर्घकालिक विश्लेषण उपलब्ध कराएगा। ठीक है ना, ये इनका ये दे रहा है, ये आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं जहां इस पे प्रश्न हो, तो इसको सही से इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और इससे सांसद गहराई से समझ पाएंगे और संवाद कर सकेंगे। बहुत सारे सांसदों को समझ ही नहीं होती, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि वो इतना कठिन शब्दावलियों को समझ पाए या इतना टेक्निकल चीजों को समझ पाए। तो अगर ये एक विभाग होगा, कार्यालय होगा, तो वो सरल तरीके से सरल ये सारी चीजों को प्रस्तुत करेगा, तो वो लोग समझेंगे, तब इस पे वाद विवाद भी करेंगे, संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। बजट कार्यालय के पास स्वतंत्र एवं विशेषज्ञता पूर्ण स्टाफ होगा। क्या इसमें एक बजट विश्लेषक हो सकता है, अर्थशास्त्री हो सकता है, लोक वित्त विशेषज्ञ हो सकता है, तो ये लोग होंगे, तो इसको अच्छे तरीके से उसका कहाँ क्या उपयोगी है इसका निर्णय बहुत अच्छे से ले पाएंगे। निष्पक्ष, स्वतंत्र व कानून के द्वारा स्थापना और कार्यकारी आदेश से नहीं, निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं कानून के द्वारा इसकी स्थापना की जानी चाहिए होगी, और ऐसी संस्था के द्वारा संसद को सशक्त कर सरकार की जवाबदेही तय की जा सकेगी। जब ऐसी संस्था बन जाएगी तो संसद, जाहिर सी बात है कि वो सशक्त होगी, और जब संसद सशक्त होगी तो सरकार की जवाबदेही अच्छे से तय हो पाएगी। आगे देखते हैं, आए दिन ये आप सुनते रहते हैं कि भीड़ द्वारा हत्या, पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एसए में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप एसए की शुरुआत कर सकते हैं। एक एसए भी हमको डिस्कस करना है, लिखा रखा हुआ है, टॉपर्स का एसए है जिसने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, उसको मैं जल्दी ही डिस्कस करूंगा। लेकिन आप जब ऐसे टॉपिक करें जहां पे भी मैं थोड़ा सा एसए का नाम लूं, तो आप समझ लीजिए उसका कहीं ना कहीं उपयोग है। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे उपयोग होता है। आज यहाँ पे फिलहाल हम डिस्कस करते हैं। तो भीड़ द्वारा हत्या एक सिविल सोसाइटी संगठन नेशनल कैंपेन अगेंस्ट मॉब लिंचिंग ने, ये एक संगठन है, सिविल सोसाइटी है, ये आप इसको ध्यान से देखिए, ने भीड़ द्वारा जो हत्या होती है उसको रोकने के लिए एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया है। तो ये भाई बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं जो रिसर्च करती हैं, बार बार सलाह दिया करती हैं। तो यहाँ पे देखिए उसने प्रावधान, उसमें जो बिल तैयार किया है, ड्राफ्ट बिल तैयार किया है, उसके क्या क्या प्रावधान है इसको हम देख लेते हैं। तो आप जब कभी भी सुझाव देंगे तो ये काम आएगा। भीड़, लिंचिंग आदि शब्दों को डिफाइन किया जाए। बहुत बार ये पता नहीं चलता है कि किसको, किस हत्या को भीड़ द्वारा कहेंगे, किसको लिंचिंग, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसको क्लियरली बिल्कुल डिफाइन कर दिया, इनकी सही परिभाषा नहीं है। इसे एक गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया जाए, अपराध का दर्जा दिया जाए, यानी कि इसको अपराध करने के बाद ये नहीं कि बस गए और फट से जमानत लेके चले आए। सोशल मीडिया में बढ़ावा देने पर भी कार्रवाई की जाए, और पीड़ित को न्यूनतम समय में क्षतिपूर्ति की जाए। भाई जो पीड़ित है अगर उसके प्रति आप सहानुभूति दिखाते हैं तो कार्रवाई करिए, और उसकी क्षतिपूर्ति भी जरूरी है। तीव्र ट्रायल व गवाह सुरक्षा की जाए। अब पता चला किसी ने गवाही दिया तो उसी की जान को खतरा हो गया, जान उसकी जोखिम में, तो कौन गवाही देगा। तो इसलिए ट्रायल भी तीव्र होना चाहिए और गवाह की
सुरक्षा भी होनी चाहिए। लेकिन इस ड्राफ्ट की आलोचना ये जो जिन्होंने लिखा है आर्टिकल वो कर रहे हैं इसका दुरुपयोग हो सकता है, जैसे देशद्रोह के कानून का वो दुरुपयोग होता है। अब भाई देशद्रोह के कानून का खूब दुरुपयोग होता है, बहुत बार राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर इसका उपयोग करती हैं अपना हित साधने के लिए, बहुत बार ऑफिसर्स के द्वारा भी ऐसा कर दिया जाता है। तो हर कानून का दुरुपयोग तो हो ही जाता है, तो इसको ख्याल रखना चाहिए कि कैसे इससे बचा जा सके। ये एक जेनरिक कानून है और ये सभी तरह की घटनाओं को नहीं रोक सकता, तो कोई भी कानून सभी तरह की घटनाओं को नहीं रोक सकता, ऐसी आलोचना तो आप कहीं भी कर सकते हैं। एक प्रोएक्टिव कानून है जहां अंदेशे के आधार पर कार्रवाई होगी। हाँ, कि लगा कि ये भीड़ के द्वारा हत्या या भीड़ के द्वारा बवाल मचाया जा सकता है, तो उस पूरी पूरी भीड़ को अंदेशे में गिरफ्तार किया जा सकता है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। पीड़ित समुदाय अगर मांग करे तो विरोध के आधार पर उन पर कार्रवाई हो सकती है। भाई मांग करने के लिए हमेशा क्या होता है, एक भीड़ जुटाई जाती है और यहाँ भीड़ जब संख्या कुछ ज्यादा हो जाती है तो दबाव बनता है। अब पता चले कि वो कोई जायज मांग कर रहे थे, लेकिन उसको भीड़ के द्वारा उसको हत्या या इस टाइप के अंदेशे लगा के और उसको उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। तो एक रिव्यू कमेटी बनाने का प्रावधान है जिसका हेड जो है पुलिसमैन होगा, जबकि पुलिस के काम में कितना राजनीतिक हस्तक्षेप होता है इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, सब लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा हस्तक्षेप राजनीतिक होता है। तो अगर यही होगा, रिव्यू कमेटी बनेगी जिसका हेड पुलिसमैन होगा, तो ये सब करने का फायदा ही क्या है, पुलिस तो पहले से ही है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं में एक पैटर्न होता है, ये तब ज्यादा विकराल रूप धारण करती हैं जब किसी समुदाय के खिलाफ होती हैं, जब जाति धर्म समुदाय से कम्युनिटी से जुड़ जाता है तो ज्यादा। उदाहरण के लिए जैसे मानेसर में मजदूरों द्वारा फैक्ट्री में आग और एक एचआर मैनेजर की मौत और वहां पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इसी प्रकार मॉब लिंचिंग पर भी निष्पक्ष कार्रवाई हो सकती है। मतलब ऐसे कानून पहले से मौजूद हैं, कानून नए कानून की आवश्यकता नहीं है, जरूरत है उनके क्रियान्वयन की, जरूरत है उनको सही समय पर लागू करने की, अच्छे ढंग से लागू करने की। और इसके पहले भी ये कह रहे हैं कि 2 प्रस्ताव लंबित हैं, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस, एक्सेस टू जस्टिस एंड रिप्रेशन बिल 2011 और दूसरा है पुलिस रिफॉर्म। तो ये 2 पहले से ही लंबित हैं, तो ये नया की क्या जरूरत है। और इसमें जो पहला है प्रिवेंशन एंड कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस, तो पहले प्रस्ताव को संघवाद के खिलाफ बताया गया, लेकिन ये 3 कारणों से अच्छा था। इसमें एक तो जिम्मेदारी ये तय कर रहा था, जवाबदेहिता तय कर रहा था, और माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोषी हो तो उसमें वायलेंस के पैटर्न को देखा जा सकता था, देखा जा सकता है कि क्या वायलेंस का पैटर्न है, माइनॉरिटी कैसे वायलेंस करता है, मेजॉरिटी वाले कैसे वायलेंस करते हैं। और सांप्रदायिक हिंसा की जांच को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा जा सकता था, है ना। तो ये 3 मामलों में ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा था, ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो लेकिन इसको ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर ये दोनों चीजें हो जाएं तो किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसी चीजें हो जाती हैं तो किसी की जरूरत नए कानून की जरूरत नहीं है। अब अगला एक देखिए आर्टिकल है, बड़ा दिलचस्प है। ये हर शुक्रवार को होता है, इसमें 3 व्यू आते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट और तीसरा होता है सेंटर। ठीक है, तो ये 3 व्यू होते हैं हर शुक्रवार को, कोई ना कोई अच्छा मुद्दा होता है। जैसे इस बार एक है कि क्या भारत अच्छा पड़ोसी है, तो इस पे एक वामपंथी, दूसरा दक्षिणपंथी और एक केंद्रीय, यानी कि केंद्रीय विचारधारा होती है ना, वो वामपंथी होती है ना दक्षिणपंथी। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम लेफ्टिस्ट व्यू देखते हैं, लेफ्ट व्यू को। तो ये सॉरी, ये कह रहे हैं कि पाक से रिश्ते खराब हैं। क्या भारत अच्छा पड़ोसी है, तो लेफ्टिस्ट कह रहे हैं पाक से रिश्ते खराब हैं। और आए दिन देखिए ये उन पे आरोप लगाते हैं, उन पे आरोप लगाते हैं, आतंकवाद को लेके निरंतर संघर्ष चलता ही रहता है, वैश्विक स्तर पर भी मुद्दे उठाया करते हैं। और चीन से भी तनाव 3 दशकों बाद, गलती चीन की पर भारत की कोई इनोवेटिव समाधान भारत इसका नहीं निकाल पा रहा है। ऐसे कह रहे रूस से भी सही नहीं है रिश्ते, और पहले तो अच्छे थे लेकिन इस समय रूस क्या है, पाकिस्तान की और ज्यादा झुकाव है उसका। और रूस, चीन और पाकिस्तान, इनका जो त्रिकोण है, ये रसिया है और ये पाकिस्तान है और ये चाइना है, इनका जो ये त्रिगुट है, ये त्रिकोण भारत के लिए बड़ा खतरा है। और वर्तमान में हमारा दृष्टिकोण सुरक्षात्मक अधिक है, शांति पर हम कम ध्यान देते हैं। हम ज्यादा सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, शांति स्थापित करने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि हमारी जो एक इमेज है वो सॉफ्ट पावर के तौर पे हमें जाना जाता है, सॉफ्ट पावर के तौर पे हमारी इमेज है। और हम अपने रिश्ते औपनिवेशिक मानसिकता या शीत युद्ध की मानसिकता से तय करते हैं, और इससे रिश्तों में जीरो सम गेम देखने। अब ये जीरो सम गेम क्या होता है, ये टर्म है आईआर का। तो जीरो सम गेम क्या होता है, मतलब रिश्ते या तो खराब या फिर अच्छे, हम बैलेंस करने की कोशिश नहीं करते हैं, संतुलित। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो लेफ्टिस्ट व्यू है वो कह रहे हैं। आप इसमें से बात सबकी सुनिए, जो आपको अच्छी लगे वो निकालिए, अपने आंसर में डालिए। तो संतुलन होना चाहिए, लेकिन ये हम अच्छे या खराब पे विश्वास करते हैं, होगा तो अच्छा होगा या फिर खराब होगा।
और हमारा मुख्य फोकस पावर स्टेटस हासिल करना है। इसीलिए नेपाल व भूटान से हमारे रिश्ते उतने अच्छे नहीं जितने होने चाहिए, ये कह रहे हैं। हम अपने को पावर स्टेटस, हमने को पावर का दर्जा कि हम बहुत पावरफुल है, ये कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम रिश्तों को संभालने की। उदाहरण, रूस व चीन के बीच कभी सीमा विवाद था लेकिन उन्होंने सुलझाया, वैसी ही कोशिश हमको भी करनी चाहिए। और चीन को पश्चिमी मीडिया की नजर से हमें नहीं देखना चाहिए, ये अगली बात कह रहे हैं, बल्कि एशियाई दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और दोनों बड़ी सभ्यताएं हैं, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक जुड़ाव रहा है हमारा, और उस पर बल देना चाहिए। तो ये लेफ्टिस्ट व्यू हो गया है, यानी कि ये वामपंथी विचारधारा हो गई। अब राइटिस्ट देखते हैं, यानी कि दक्षिणपंथी विचारधारा देखते हैं। तो दक्षिण पंथ में ये बता रहे हैं कि भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति, भारत हमेशा क्या कहता है, पड़ोसी प्रथम, है ना, तो बहुत अच्छी है और इसका फायदा भी मिला है। ज्यादा यात्राएं होती हैं, पाक और चीन के रिश्ते कितने भी अच्छे हों, पर पी टू पी कॉन्टेक्ट यानी पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट किससे ज्यादा है, पाकिस्तान और भारत के नागरिकों के बीच ज्यादा है, ना कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में ज्यादा है। भूगोल हमारे पक्ष में है, ये कह रहे हैं कि भारत के पक्ष में भूगोल है। किसके साथ, चाइना के साथ। पाक नागरिक इलाज कराने भारत आते हैं, पाकिस्तान के साथ सॉरी, भारत आते हैं, ना कि चीन जाते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के पुराने रिश्ते और भौगोलिक जुड़ाव ये है। नेपाल से काफी लंबी खुली सीमा है, व्यापार काफी मात्रा में होता है, बांग्लादेश से भी व्यापार बढ़ रहा है। देखिए इनका बिल्कुल अप्रोच अलग है। प्राकृतिक आपदा के समय भी भारत ने भूमिका काफी अच्छी निभाई, श्रीलंका में बाढ़ आई थी, नेपाल में भूकंप आया था, मालदीव में पेयजल संकट हुआ था। हर एक, खैर ये भारत की क्वालिटी रही है, जहां भी किसी की ऐसी जरूरत पड़ती है तो भारत तुरंत सबसे पहले दवाइयां और खाद्य सामग्री लेके खड़ा रहता है। और ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा पड़ोसी होने का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। पड़ोसी देशों से रिश्ते बहुपक्षीय, सभ्यता व विरासत साझी है भारत की, ये कह रहे हैं। सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत, इसीलिए भारत ने पड़ोसी राजधानी में इंडियन कल्चर सेंटर खोले हैं। ऐसा सब देश नहीं करते हैं, लेकिन भारत ने ऐसा किया है। भारत ने साउथ एशिया सैटेलाइट भी लॉन्च की है। इस प्रकार पूरा क्षेत्र भारत के रडार पर है। तो भारत देखिए, इनके हिसाब से भारत क्या कर रहा है, संस्कृति, अपनी संस्कृति को याद करके जुड़ाव कर रहा है। भारत व्यापार में अच्छा खासा सहयोग कर रहा है पड़ोसी देशों से। अब हम आइए देखते हैं सेंट्रल व्यू, है ना, ये न्यूट्रल व्यू टाइप का होता है और ये हमारे उपयोग का होता है। भारत व चीन दोनों का औपनिवेशिक इतिहास रहा है, इसलिए दोनों ही अपने प्रभुत्व का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, चीन उसे रोक रहा है। तो दोनों का औपनिवेशिक इतिहास रहा है, दोनों ही आजाद हुए बहुत दिन अभी नहीं हुआ, लेकिन चीन क्या है, चीन अपने को विश्व स्तर का लीडर बनाना चाह रहा है। भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो चीन उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। भारत ने पड़ोसियों से संतुलित रिश्ते बनाए हैं, जैसे नेपाल से। विश्व में ऐसा कहीं उदाहरण नहीं है कि 200 सालों से खुला बॉर्डर हो, नौकरी नागरिकता सबकी छूट हो, लेकिन वर्तमान में कुछ रिश्ते तल्ख हुए हैं। नेपाल का आरोप है कि भारत बिग ब्रदर का रवैया अपनाता है। मतलब नेपाल अब ये सोचता है कि हमारे ऊपर ये दबाव डालता है, जबकि ऐसा बहुत कुछ है नहीं। दबाव तो चाइना डाल रहा है इसके ऊपर, और लेकिन चाइना थोड़ा सा कुछ अंदर अंदर गड़बड़ किया करता है। भूटान की बात देखें तो बहुत अच्छा दोस्त है, और 2013 में, और 2013 में जब भारत ने सब्सिडी बंद कर दी थी तो कड़वाहट आ गई थी। और जैसे भारत के साथ किसी देश की कड़वाहट आएगी, मान लो ये भूटान है, भारत के साथ इसका इंडिया के साथ गड़बड़ हुआ, तुरंत चाइना इधर से आ जाएगा, ठीक है। श्रीलंका ठीक ठाक है, बट तमिल समस्या की वजह से कड़वाहट आ जाती है। बांग्लादेश के साथ देखें तो भारत ने आजाद करवाया, बाद में शरणार्थी व गंगा के पानी को लेकर समस्या, लेकिन अब सही है। मोदी जी की जब यात्रा हुई तो ममता बनर्जी अपना राग अलापते रहती हैं, लेकिन फिर भी सही है। कुल मिलाकर रिश्ते जितने अच्छे हो सकते हैं उतने अच्छे नहीं है। भारत कुछ नए बदलाव कर रहा है विदेश नीति में, जैसे ब्लू इकोनॉमी, है ना, और नवीन क्षमता का विकास आदि। तो ये सारी चीजें भारत कर रहा है। और भारत व चीन के रिश्ते भी उतने खराब नहीं है जितना मीडिया दिखा रहा है, यानी कि इनका कहना है कि मीडिया ज्यादा खराब दिखा रहा है। और भारत की पश्चिमी सीमा यानी पाक पर ज्यादा तनाव है, और चीन बॉर्डर पर उतनी समस्या नहीं है। आशा है कि डोकलाम विवाद जल्द ही बातचीत से सुलझा लिया जाएगा, ये इन्होंने कहा। डोकलाम के बारे में आप जान ही रहे हैं, ठीक है, पिछले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया ही है। तो ये 4 तारीख का हो गया। अब 5, 6, 7, 8 बचा। 11 तारीख का तो हम कल करेंगे ही, साथ में 5 तारीख का भी हम करेंगे। और ये आप आईएएस प्रेप से जुड़े रहिए, इस पे और बहुत सारे प्रोग्राम हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप एनसीईआरटी को देख सकते हैं, सुपर 25 देख सकते हैं, ये आप देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे और लोगों तक लाभ पहुंचाते रहिए। सब्सक्राइब ना किया हो तो आप कर लीजिए, जिससे आपको सूचना मिलती रहे। बेल आइकन दबा दीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब किस डेट का। थोड़ा हम पीछे हो गए हैं तबीयत खराब होने के कारण, मिलता रहेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये